गांव के किनारे मिट्टी की सड़क के पास शिवराम की एक छोटी सी चाय की दुकान थी। गांव से आने जाने वाले राहगीर वहीं रुककर चाय पी लेते थे, जिससे शिवराम की थोड़ी बहुत कमाई हो जाती थी। उसी चाय की दुकान के पास ही उसकी फूस की एक छोटी सी झोपड़ी थी, जहां वह अपनी पत्नी सविता और अपनी नन्ही बेटी पायल के साथ रहता था। आज ठंड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। झोपड़ी के छेदों से ठंडी हवा भीतर आ रही है और पायल बहुत ठिठुर रही थी। बड़ी मुश्किल से उसे सुला पाई हूँ। हाँ, आज दुकान पर भी काम कुछ कम रहा। ठंड में लोग खर्च सोच समझ कर करते हैं, इसलिए चाय पीने वाले भी घट जाते हैं। लेकिन चिंता मत करो, जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं मैं मेहनत करता रहूंगा। आप दिन भर बाहर ठंड में बैठे रहते हैं, यही सोचकर मन घबराता रहता है। काश हमारे पास ओढ़ने बिछाने का थोड़ा अच्छा इंतजाम होता तो इस सर्दी को सहना आसान हो जाता। फिर भी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वो आपको और हमारी बिटिया को हमेशा सुरक्षित रखे। दिन भर शिवराम अपनी चाय की दुकान पर बैठकर ठंड से ठिठुरते हुए ग्राहकों को चाय पिलाता रहता था, जबकि घर में सविता छोटी सी पायल का ध्यान रखती और झोपड़ी के सारे काम निपटाती रहती थी। किसी तरह दिन ढलता और शाम होते होते ठंडी हवा और भी तेज हो जाती। उस रात तीनों ने सादा सा खाना खाया और ठंड से बचने के लिए रजाइयों में दुबक कर सो गए। लेकिन आधी रात होते होते मौसम अचानक बिगड़ गया। बर्फ जैसी ठंडी हवाओं के साथ तेज आंधी और तूफान चलने लगा, जिससे शिवराम और सविता की झोपड़ी जोर जोर से हिलने लगी। ये कैसी भयानक हवा चलने लगी है। झोपड़ी पर जैसे उखड़ ही जाएगी। छत जोर जोर से हिल रही है। मन बहुत डर रहा है। पायल भी घबरा गई है। उसकी सांसें तेज चल रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है। हमें तुरंत बाहर निकल जाना चाहिए, कहीं झोपड़ी गिर ना जाए। हाँ, अब देर नहीं करनी चाहिए। हवा और तूफान बहुत तेज हो गया है। झोपड़ी ज्यादा देर टिक नहीं पाएगी। तुम जल्दी पायल को गोद में लो, मैं बाहर रास्ता देखता हूँ। पहले उसकी जान सुरक्षित होनी चाहिए। चलो जल्दी यहाँ से बाहर निकलते हैं। तेज आंधी और कड़ाके की ठंड के बीच शिवराम और सविता अपनी नन्ही पायल को गोद में लेकर झोपड़ी से बाहर निकल आए, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लगातार मूसलाधार बारिश से पूरा इलाका पानी में डूब गया और तेज बहाव के आगे शिवराम की झोपड़ी और चाय की दुकान टिक नहीं पाई। दोनों टूट गईं और घर दुकान का सारा सामान बहते पानी में बह गया। ठंड से कांपते उस परिवार के सामने अब सिर्फ बेबसी ही रह गई। डर मत करो, पहले यहाँ से निकलना जरूरी है। जो होना था हो गया, अब जान बचाना सबसे अहम है। उफनते पानी से बचने के लिए वे पेड़ की मजबूत डालियों पर चढ़कर बैठ जाते हैं, ताकि ऊंचाई पर रहकर ठंड और बाढ़ के तेज बहाव से किसी तरह अपनी जान बचा सकें। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। नीचे का बहाव बहुत तेज है और ठंड से शरीर सुन्न होता जा रहा है। इन डालियों पर बैठे रहना भी मुश्किल लग रहा है। पता नहीं ये रात कैसे कटेगी। पानी अभी और बढ़ सकता है, इसलिए हमें पूरी सावधानी रखनी होगी। डालियों पर अपना संतुलन बनाए रखना जरूरी है और जरा भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जब तक हालात नहीं संभलते, यहीं ऊंचाई पर टिके रहना ही सबसे सुरक्षित रास्ता है। इसी बीच पानी का बहाव अचानक बहुत तेज हो जाता है और पल भर की चूक में पायल उफनते पानी के साथ बह जाती है। शिवराम और सविता घबराकर उसके पीछे दौड़ते हैं, उसे बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन तेज धारा के सामने उनकी एक नहीं चलती और पायल पानी के भयंकर बहाव के साथ बहुत दूर निकल जाती है। नहीं, ये क्या हो गया? मेरी बच्ची, मेरी पायल, वो पानी में बह गई। कुछ कीजिए, उसे बचा लीजिए। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। भगवान, मेरी बच्ची को वापस लौटा दो। मैंने पूरी कोशिश की, बहाव बहुत तेज था। हाथ बढ़ाया लेकिन पकड़ नहीं पाया। मेरी आंखों के सामने वो दूर चली गई। कुछ भी मेरे बस में नहीं था। दोनों पति पत्नी फूट फूट कर रोते हुए उसी पेड़ के नीचे पूरी रात बिता देते हैं। अगली सुबह बारिश तो थम जाती है, लेकिन चारों तरफ नजर दौड़ाने पर दिखाई देता है कि पूरा गांव अब भी बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है। अब हमें हिम्मत नहीं हारनी है। चाहे कुछ भी हो, हम उसे ढूंढेंगे। जब तक सांस चलेगी कोशिश करते रहेंगे।
पूरी रात निकल गई, आंखों के आंसू सूखने का नाम ही नहीं ले रहे। चारों तरफ पानी ही पानी है, गांव पहचान में नहीं आ रहा। मन बहुत घबरा रहा है, समझ नहीं आ रहा वो अब कहाँ होगी। यहाँ बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, बहाव उसे यहाँ से बहुत दूर ले गया होगा। चलो पास के दूसरे गांव की तरफ चलते हैं, हो सकता है वो वहीं तक पहुंच गई हो। जब तक खुद जाकर देख नहीं लेते तब तक मन को चैन नहीं मिलेगा। हाँ, शायद वहीं कहीं मिल जाए। चलिए, देर मत कीजिए। पायल को ढूंढने की आस में शिवराम और सविता कमर तक भरे पानी में उतरकर आगे बढ़ते रहे। चलते चलते ठंड और थकान के साथ उन्हें बहुत ज्यादा भूख भी सताने लगी। फिर भी वे उसे पुकारते हुए आगे बढ़ते गए और कब दूसरे गांव तक पहुंच गए उन्हें पता ही नहीं चला। लेकिन इतनी तलाश के बाद भी पायल का कहीं कोई पता नहीं चला। अब तो पैरों में जान ही नहीं बची। ठंड और पानी ने शरीर तोड़ दिया है। बहुत जोरों की भूख लग रही है। एक कदम भी आगे बढ़ाना मुश्किल हो रहा है। मुझे सामने एक ढाबा दिखाई दे रहा है, चलो वहीं चलकर कुछ खा लेते हैं, थोड़ी ताकत आ जाएगी। बस थोड़ी हिम्मत और रखो, पहले वहां पहुंचते हैं, फिर आगे का रास्ता देखेंगे। मालिक, अगर कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। खाना चाहिए तो पहले पैसे देने होंगे, यहाँ बिना पैसे के कुछ नहीं मिलता। हालात बहुत खराब हैं, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। अगर कोई काम हो तो बता दीजिए, काम के बदले खाना दे दीजिएगा। ठीक है, सारे जूठे बर्तन धो दो और पीछे सफाई कर दो। काम पूरा हुआ तो खाना मिलेगा। जी, मैं अभी करता हूँ। आप मेरी वजह से इतना मत कीजिए। तुम बस यहीं बैठकर आराम करो, पहले तुम्हें संभलना जरूरी है, बाकी मैं देख लूंगा। बस थोड़ा काम है, फिर खाना मिल जाएगा। तुम बैठी रहो, ज्यादा कमजोर लग रही हो, ये आदमी काम कर लेगा। ढाबे पर पहुंचकर शिवराम मालिक से काम मांग लेता है और देर तक वहां का सारा काम कर देता है। उसकी मेहनत देखकर ढाबे वाला खुश हो जाता है और दोनों को भरपेट खाना खिला देता है। खाना खाने के बाद वे फिर से पायल की तलाश में निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते भर खोजने पर भी पायल कहीं नहीं मिलती। वो देखो, सामने राहत शिविर है, शायद वहीं कुछ मदद मिल जाए। तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही, वहां डॉक्टर होंगे, हो सकता है वहां किसी ने उसे देखा हो या कोई खबर मिल जाए। चलो वहीं चलते हैं, यही हमारी आखिरी उम्मीद है। सविता की बिगड़ती तबीयत और पायल को ढूंढने की एक आखिरी उम्मीद लिए शिवराम उस राहत शिविर की ओर बढ़ जाता है। राहत शिविर पहुंचते ही डॉक्टर सविता को दवाइयां देते हैं और उसे कुछ देर आराम करने की सलाह देते हैं, लेकिन शिवराम का मन वहां टिक नहीं पाता। डॉक्टर साहब, इनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है, दवा लेने के बाद भी हालत और बिगड़ती जा रही है, बहुत कमजोरी लग रही है। आप जरा फिर से देख लीजिए, मुझे बहुत चिंता हो रही है। मैं समझ रहा हूँ, लगातार ठंड, भूख और सदमे की वजह से हालत बिगड़ी है। मैं कुछ और दवाइयाँ दे रहा हूँ, इन्हें समय पर दीजिए और इन्हें पूरी तरह आराम की जरूरत है। चिंता कम रखने की कोशिश करिए, तभी असर पड़ेगा। सविता, मैं दवा ले आया हूँ, डॉक्टर ने कहा था ठीक हो जाओगी। उठो ना, प्लीज आंखें खोलो, ऐसे चुप मत रहो, कुछ तो बोलो, तुम्हारी आवाज सुने बिना मेरा दम घुट रहा है। काफी देर तक शिवराम के जगाने पर भी सविता ने कोई जवाब नहीं दिया। घबराकर उसने उसका माथा छुआ, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह ठंडा पड़ चुका था। तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हो गए हैं? देखो, मैं यहीं हूँ, मुझे अकेला मत छोड़ो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम नहीं जा सकती। मैंने तुम्हें संभाल नहीं पाया, मुझसे सब कुछ छिन गया। हे भगवान, मेरी दुनिया उजाड़ दी। अब मैं किसके लिए जीऊं, किसके सहारे आगे बढ़ूं? सविता अब इस दुनिया में नहीं रही थी। कड़ाके की ठंड और लगातार दुख ने शिवराम की पूरी दुनिया उजाड़ दी थी। एक ही झटके में उससे उसका पूरा परिवार छिन गया था। वह सविता के पास बैठकर फूट फूट कर रोता रहा। उसकी सिसकियों में सिर्फ खालीपन और टूटे हुए सपनों की आवाज गूंजती रही। रोता बिलखता शिवराम अपनी पत्नी का क्रियाकर्म करने श्मशान घाट जाता है। सारे कर्म पूरे करने के बाद
जब वह भारी कदमों से राहत शिविर की ओर लौट रहा होता है, तभी उसे कहीं से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। वह आवाज धीरे धीरे और तेज होती जाती है तो शिवराम उस ओर बढ़ता है। पास जाकर जो वह देखता है, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वह और कोई नहीं बल्कि उसकी बेटी पायल होती है। शिवराम उसे कसकर अपने सीने से लगा लेता है और पत्नी को खो देने के दर्द और बेटी को पा लेने की राहत के बीच फूट फूट कर रो पड़ता है। पायल, मेरी बच्ची, सच में तू जिंदा है। एक पल के लिए लगा भगवान ने मेरी सुन ली। मैंने तुझे खो दिया था, सब कुछ खत्म हो गया था, तेरी माँ, मेरी दुनिया। आज जब तुझे फिर से अपनी बाहों में पाया है तो लगता है जैसे मुझे फिर से सांस मिल गई हो। अब कहीं नहीं जाने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तू ही मेरी आखिरी ताकत है, मेरी जिंदगी का सहारा है। बाबा, मुझे बहुत डर लग रहा था, सब तरफ पानी ही पानी था। मैं आपको ढूंढ रही थी, मुझे लगा आप ही नहीं मिलेंगे। अब मुझे छोड़ना मत बाबा, मुझे कहीं मत जाने देना। जब पायल को अपनी माँ की मौत की खबर समझ में आई तो वह बिलक बिलक कर रोने लगी। उसकी सिसकियां सुनकर शिवराम का कलेजा फटने लगा, जो दोनों को देखकर हालात समझ जाती है और उन्हें अंदर बैठने के लिए कहती है। इन्हें अंदर बैठा लो, बहुत बड़ा दुख झेल कर आए हैं दोनों। ठंड और भूख ने हालत खराब कर दी है। पहले इन्हें सुकून चाहिए। इनकी दुनिया उजड़ गई है। आज से ये हमारे मेहमान नहीं, हमारे अपने हैं। अरे राम, बच्ची तो बिल्कुल सहमी हुई लग रही है। आप दोनों बैठिए, घबराइए मत। मैं अभी गर्म पानी और कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। हाँ, ऐसे वक्त में इंसान का साथ ही सबसे बड़ा सहारा होता है। चिंता मत कीजिए, जब तक हालात ठीक नहीं होते ये यहीं रहेंगे। भगवान ने हमें सेवा का मौका दिया है। खाना तैयार होने के बाद सभी लोग एक साथ बैठकर पेट भरकर खाना खाते हैं। थोड़ी देर में रात और गहरी हो जाती है। फिर पायल चाय वाले की पत्नी के साथ दूसरे कमरे में सो जाती है और शिवराम चाय वाले के साथ दूसरे कमरे में लेट जाता है, लंबे और थके हुए दिन के बाद कुछ पल की राहत पाते हुए। शिवराम, एक बात कहूँ, अगर बुरा ना मानो तो मेरी चाय की दुकान पर तुम मेरे साथ काम कर लो। हम दोनों बारी बारी से दुकान संभालेंगे। दिन में मैं, रात में तुम। दुकान 24 घंटे खुली रहेगी तो कमाई भी अच्छी हो जाएगी। भैया, भैया, आपने पहले ही बहुत उपकार कर दिया है। इस हालत में काम की बात सुनकर मन घबरा भी रहा है। उपकार की बात मत सोचो, मेहनत का साथ है बस। तुम काम करोगे, मैं काम करूंगा। अगले ही दिन से चाय वाले ने शिवराम को अपनी चाय की दुकान पर काम पर रख लिया। शिवराम रात भर चाय बनाता और चाय वाला दिन में दुकान संभालता। मेहनत और आपसी समझ से उनकी कमाई भी पहले से कहीं बेहतर होने लगी। इधर पायल भी चाय वाले की पत्नी के साथ घुल मिल गई थी। उसके स्नेह में उसे फिर से मां जैसा प्यार मिलने लगा। इसी तरह मेहनत, सहारे और नए रिश्तों के बीच कुछ महीने बीत गए। एक दिन शिवराम ने चाय वाले से कुछ कहने की हिम्मत जुटाई। भैया, आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आपने मुझे काम दिया, सहारा दिया, इसके लिए मैं ताउम्र आपका एहसान मानूंगा। लेकिन मन बार बार अपने गांव की ओर खिंचता है। वहां हर मोड़ पर सविता की यादें जुड़ी हैं। मैं वहीं जाकर फिर से अपनी चाय की दुकान खोलना चाहता हूं, ताकि उसी मिट्टी पर नई शुरुआत कर सकूं। मैं समझता हूँ भाई, कुछ जगहें सिर्फ जमीन नहीं होती, वे दिल से जुड़ी होती हैं। अगर तुम्हारा मन वहीं बसता है तो जाना ही ठीक है। मेहनत और ईमानदारी तुम्हारे साथ हैं। अगले दिन जब शिवराम अपनी बेटी पायल के साथ गांव की ओर जाने लगा तो चाय वाले ने उसे रोक लिया। उसने शिवराम के हाथ में कुछ पैसे रखते हुए कहा कि वह अपनी नई चाय की दुकान शुरू करे और हिम्मत न हारे। उसी मिट्टी पर उसने फिर से एक छोटी सी झोपड़ी खड़ी की। पत्नी की याद में उसने दुकान का नाम रखा सविता चाय दुकान, ताकि हर दिन उसके नाम से जुड़ी यादें जिंदा रहें। अपनी नन्ही पायल का हाथ थामे शिवराम ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की, मेहनत और उम्मीद के सहारे आगे बढ़ते हुए। हालांकि समय के साथ जख्म कुछ भरने लगे, लेकिन सविता की कमी आज भी दोनों के दिलों में कहीं न कहीं चुपचाप बनी रही।